हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इसके पहले भारत का भूगोल चल रहा था। भारत का भूगोल लगभग लगभग खत्म हो गया। आज से हमारा नया टॉपिक है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए, ब्रह्मांड के विषय में आप लोगों को केवल वही चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये तथ्यों के रूप में आपको बताया जाएगा। जहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन हम लोगों से गलत हो जाते हैं। और इस बात को ध्यान रखिए कि एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत इजी भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अक्सर लोग क्या करते हैं, टफ क्वेश्चन को सही करने के चक्कर में इजी क्वेश्चन पे, सरल क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, और वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और सभी क्वेश्चन का नंबर लगभग बराबर होता है। तो इसलिए हमको जो है किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान दीजिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इससे आपको रिवीजन में भी आसानी होगा। और ये वीडियो भी बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनने जा रहा है, लगभग 10 से 15 मिनट या 16 मिनट का वीडियो बनेगा। तो आइए हम लोग ब्रह्मांड के विषय में चर्चा करते हैं। बहुत ब्रीफ में, बहुत ही संक्षिप्त बताया जाएगा कि लगभग ब्रह्मांड के विषय में चर्चा करते हैं। तो ये जान लीजिए कि लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले की घटना है, जब ये पूरा जगत या सृष्टि जो है एक बिंदु के रूप में था। उस बिंदु रूप में इतनी ज़्यादा डेंसिटी थी, इतना ज़्यादा सघनता थी, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जिसके वजह से, अत्यधिक डेंसिटी की वजह से, अत्यधिक हीट के होने से क्या होता है, उसमें विस्फोट होता है। जब उसमें विस्फोट होता है तो विस्फोट के बाद तमाम प्रकार की गैसें, तमाम प्रकार के जो है पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो लगातार ब्रह्मांड में फैलते चले जा रहे हैं। अब इसके के आगे का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के लिए अलग से वीडियो बनेगा। हम केवल आपको मोटी मोटी चीजें जानकारी दे रहे हैं कि ब्रह्मांड का जब विस्फोट होता है, महाविस्फोट होता है, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, कब होता है? 13.7 या 13 कहीं कहीं 13.8 अरब वर्ष पहले की घटना है। ये उसी समय विस्फोट होता है। इस विस्फोट की जो व्याख्या होती है, सबसे पहले जो है ब्रह्मांड के विस्फोट की व्याख्या कौन करते हैं, या इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतियर करते हैं। कौन करते हैं? छोटे छोटे पॉइंट को समझिए। जॉर्ज लेमेंतियर करते हैं। और जब ये बताते हैं कि ब्रह्मांड का जो विस्फोट होता है, बिग बैंग थ्योरी देते हैं जॉर्ज लेमेंतियर, तो इनके इसी सिद्धांत की जो है, इससे पहले दुनिया में किसी भी वैज्ञानिक ने जो है इस प्रकार के सिद्धांत को नहीं दिया था। तो जब ये सिद्धांत देते हैं, इन्हीं के सिद्धांत की बाद में जो है पुष्टि करते हैं कौन? रॉबर्ट वेगनर करते हैं। रॉबर्ट बेनगर महोदय जो है जॉर्ज लेमेंतियर के जो है सिद्धांत की पुष्टि करते हैं, या बाद में इनकी व्याख्या करते हैं, और कहते हैं कि जो जॉर्ज लेमेंतियर ने कहा है वह बात काफी हद तक सही है। उसके बाद आते हम लोग ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में चर्चा करते हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है। तो देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं। पूरा कंसेप्ट के लिए अभी भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर आपको इस सिस्टमेटिक कंसेप्ट के रूप में समझना होगा तो उसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। केवल अभी आप लोग महत्वपूर्ण चीजों को जान लीजिए। देखिए, ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में क्या होता है कि इस पे काफी जो है आपस में विद्वानों का जो है मतलब कुछ विद्वान कहते हैं सूर्य से ही टकरा करके बना है। कुछ लोग जो है अपना अलग अलग कंसेप्ट देते हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में दो प्रकार की परिकल्पना या हाइपोथेसिस बन करके आती है। कौन सी हाइपोथेसिस? एक वैज्ञानिक परिकल्पना और दूसरा तर्कपूर्ण परिकल्पना। ये जो सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना हाइपोथेसिस आती है, उसको कौन देते हैं? ये फ्रांस के रहते हैं, फ्रांस के हैं काम्टे डी बफन। काम्टे दी बफन जो है 1749 में सबसे पहले ग्रहों की उत्पत्ति के विषय में जो है ये तर्कपूर्ण परिकल्पना देते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद इसकी एक वैज्ञानिक हाइपोथेसिस बनती है। वैज्ञानिक हाइपोथेसिस में दो विचार आते हैं। पहला विचार आ जाता है मोनिस्टिक, अद्वैतवादी विचारधारा। दूसरा क्या है? डुअलिस्टिक, जो है द्वैतवादी परिकल्पना। तो ये परिकल्पना है अद्वैतवादी परिकल्पना, और दूसरा क्या है? द्वैतवादी परिकल्पना। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग एक एक का विचार करते हैं। अद्वैतवादी परिकल्पना में जो है दो विद्वान आते हैं। एक आते हैं कांट। कांट का जैसे आप लोग परिचित होंगे, ये दार्शनिक भी थे, भूगोलवेत्ता भी थे,
समाजशास्त्री भी थे। मतलब ये सब ऐसे दार्शनिक हैं, न्यूटन हो गए, कांट हो गए, अरस्तू हो गए, जो आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी कांट ने चूंकि अपना विचार दिया, विद्वान तो थे ही, अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, विचारक भी थे। तो कांट ने अपना सिद्धांत दिया, क्या है, जिसको कहते हैं वायव्य राशि परिकल्पना, मतलब गैसियस हाइपोथेसिस। वायव्य राशि परिकल्पना, कांट अपना विचार देते हैं किसमें, मोनिस्टिक हाइपोथेसिस में। दो विचारक आते हैं, कौन आते हैं, एक कांट आते हैं, दूसरे कौन आते हैं, लाप्लास आते हैं। कांट का जो है क्या होता है, वायव्य राशि परिकल्पना, मतलब गैसियस हाइपोथेसिस देते हैं। और दूसरा क्या है, लाप्लास की निहारिका, नेबुला। तो ये कहते हैं, कांट कहते हैं कि जो ग्रहों का निर्माण हुआ है वो सूर्य को क्या कहते हैं, एक पिंड मान लेते हैं, और उसके जो फ्लेयर से, सूर्य के फ्लेयर से जो हाइड्रोजन और वो सब गैसें निकलती हैं, वो बाहर निकलने के बाद उन्हीं से जो है धीरे धीरे संकेंद्रण होकर के ग्रहों का निर्माण होता है। ये कांट बताते हैं। और लाप्लास जो है निहार का सिद्धांत देते हैं, हाइपोथेसिस देते हैं। उसके बाद जो है दूसरा आता है हमारा दैतवादी परिकल्पना आता है। दैतवादी परिकल्पना में तीन विद्वानों का नाम बहुत फेमस है। पहला है क्या, चैम्बरलिन तथा मोल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत। क्या है, ग्रहाणु सिद्धांत। इसमें कौन दिया है, चैम्बरलिन और मोल्टन ने। ये दैतवादी डुअलिस्टिक जो है हाइपोथेसिस के विचारक थे। दूसरा कौन हो गए, जेम्स जीन्स और हेराल्ड की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स और हेराल्ड की ज्वारीय परिकल्पना। तीसरे में आते हम लोग एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। कौन आते हैं, एच.एन. रसेल का द्वैतारक सिद्धांत। उसके बाद और भी विचारकों का जो है, कई विचारकों का अपना अपना विचार, मतलब अपना अपना विचार अलग अलग तरीके से देते हैं। तो ये विचारक, ये जो मैंने आपको बताया, ये शुरुआती से लेके अंत तक ग्रहों का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस शुरुआती में कुछ लोग कुछ और बताते हैं, फिर उनका आलोचना होती है, फिर दूसरे विद्वान आते हैं उसमें और संशोधन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों का निर्माण सूर्य से हुआ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, सूर्य से नहीं हुआ है, सूर्य के साथ उसका एक साथी तारा था, उससे ग्रहों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है विचारों का विकास होता है, तब जाकर के एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट बनता है। अब आते हैं ब्रह्मांड के विषय में जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो बन रहा है, इसमें आपको केवल क्रस्ट चीजें आपको बताई जा रही हैं, केवल बिंदुवार तरीके से चीजें बता रही, जहां से आपका क्वेश्चन न गलत हो। ठीक है, तो अब हम लोग इसके जो है महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में चर्चा करते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं, गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन हमने फैक्ट जो है कलेक्ट किया है, ये बहुत ही उपयोगी है, खास तौर से यूपी पीसीएस समीक्षा अधिकारी और रेलवे की परीक्षाएं, जितने भी वनडे परीक्षाएं हैं, उस समय क्वेश्चन पूछा जाता है और अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि चंद्रशेखर सीमा क्या है। तो जिसके बाहर, वह सीमा जिसके बाहर तारे की मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। इस एक दूसरा फैक्ट है हमारा, कृष्ण छिद्र, चाहे आप इसको ब्लैक होल के नाम से आप लोग परिचित होंगे, जिसको हिंदी में कृष्ण छिद्र भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इसी चंद्रशेखर सीमा ने ही किया था और इन्हीं के नाम पे चंद्रशेखर सीमा बनी हुई है। फिर हमारा सौर मंडल जो है, प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा सौर मंडल किस आकाशगंगा का सदस्य है, या गैलेक्सी, किस गैलेक्सी में, कोई भी गैलेक्सी होती है उसमें कई आकाशगंगा होती है, जिसमें मंदाकिनी आकाशगंगा का सदस्य है हमारा सौर मंडल। किसका है, मंदाकिनी आकाशगंगा का सदस्य। इसका दूसरा नाम दुग्ध मेखला भी है। इसको चाहे मंदाकिनी आकाशगंगा कहिए, चाहे आप इसको दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं। तो हमारा जो पूरा सौर मंडल है, जिसमें सूर्य है और इसके 8 ग्रह हैं, ये किसका है, ये एक गैलेक्सी में कई आकाशगंगाएं होती हैं, जिसमें हम एक मंदाकिनी आकाशगंगा है। इसी मंदाकिनी आकाशगंगा में पृथ्वी और उसके 8 ग्रह सौर मंडल है पूरा, जिसमें हम लोग पृथ्वी पर निवास करते हैं, आप लोग जान लीजिए। फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा क्या है। जो हमारी आकाशगंगा है उसका सबसे चमकीला तारा क्या है,
उसका सबसे चमकीला तारा जो है आरियन नेबुला है। आरियन नेबुला है। अच्छा, कुछ लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट फैक्ट की चर्चा कर रहा हूं, चूंकि इसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कॉन्सेप्ट का वीडियो अलग से बनेगा। एग्जाम में जो फैक्ट पूछे जाते हैं तो उन फैक्ट की मैं चर्चा कर दे रहा हूं। उसके बाद हम पूरा जो है आने वाले समय में पूरा एस्ट्रोनॉमी का हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें पूरा एक एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। अभी केवल आप लोग फैक्ट जान लीजिए, इसका वीडियो अलग से बन रहा है। तो हमारी आकाश गंगा सबसे चमकीला तारा क्या है? आरियन नेबुला। आरियन नेबुला ये हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा है। उसके बाद देखिए और महत्वपूर्ण फैक्ट है, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, ये सब एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इसको आप लोग रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर छोटे छोटे रूप में, और क्वेश्चन आते हैं गलत हो जाते हैं। कंसेप्ट बहुत लोगों का क्लियर होता है, लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से, इसीलिए इन सब तथ्यों का मैं अलग से वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपका दिमाग बार बार उस पर जाए। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या हुआ? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। फिर देखिए सौर मंडल के 8 ग्रह में सबसे कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका डेंसिटी या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो क्या है? पृथ्वी है। इसका घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब पृथ्वी का जो है 8 ग्रह में सबसे ज्यादा डेंसिटी है। तो डेंसिटी भी आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी का डेंसिटी कितना है, तो बहुत लोग इसको हल्के में लेते हैं, और जब एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और हर क्वेश्चन का नंबर सेम होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है? मतलब जो 8 ग्रह हैं सौरमंडल का, तो उसमें सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, फिर उसके बाद किसका है, फिर उसके बाद किसका है, इसको भी आप लोग दिमाग में बैठा लें। सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, अभी मैंने चर्चा किया था। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह आता है? बुध आता है। फिर उसके बाद शुक्र आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मंगल आता है, वरुण आता है, और बृहस्पति आता है। फिर उसके बाद अरुण आता है और शनि आता है। अर्थात इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे ज्यादा घनत्व पृथ्वी का है, और सबसे कम घनत्व जो है 8 ग्रह में शनि का है। इसीलिए शनि को गैसों का छल्ला कहा जाता है। शनि के चारों तरफ पूरा गैसों का एक वलय, मतलब पूरा वलय बना हुआ है। तो पृथ्वी है सबसे ज्यादा डेंसिटी घनत्व है, उसके बाद बुध है, शुक्र है, मंगल है, वरुण है, बृहस्पति है, अरुण है और शनि है। फिर उसके बाद आते हैं कि सिद्धांत किसने दिया था? अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मांड में जो है, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है और पृथ्वी उसका चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया निकोलस कॉपरनिकस ने। किसने दिया? निकोलस कॉपरनिकस ने दिया। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम, इसके पहले मैंने आपको घनत्व के अनुसार बताया था कि किसका सबसे ज्यादा, कौन से ग्रह हैं 8 ग्रह में, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, फिर उसके बाद उससे कम किसका है, उसके बाद किसका कम है। अब हम लोग आते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है, सबसे ज्यादा किसका द्रव्यमान है, फिर उसके बाद किस ग्रह का द्रव्यमान है। ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सब देखने में छोटे छोटे जरूर लगते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, इसलिए इसमें विशेष ध्यान दीजिए। तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का है। उसके बाद किसका है? शनि का है। उसके बाद किसका है? वरुण का है। उसके बाद किसका है? अरुण का है। फिर पृथ्वी का है। फिर शुक्र का है। नेक्स्ट मंगल हुआ और बुध हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा है 8 ग्रह में, और सबसे कम द्रव्यमान किसका है? बुध का है। और सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? बृहस्पति का है। तो कम से कम अगर 8 ग्रह का क्रम से न याद हो तो दो तो जरूर याद कर लीजिए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम द्रव्यमान किसका होता है? बुध का होता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं हम लोग सूर्य के द्रव्यमान के विषय में चर्चा करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है।
तो सूर्य का द्रव्यमान देखो कितना है, 1.98, मतलब 1.989, 1.989 इंटू या गुणे 10 के पावर 30, 10 के पावर 30 किलोग्राम है। ये किसका है? सूर्य का द्रव्यमान है। और सूर्य का द्रव्यमान इतना है कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग, अगर दोनों में तुलना पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है कि सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना बड़ा ज्यादा है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 3,33,000 गुना, 3,33,000 गुना पृथ्वी के द्रव्यमान से सूर्य का द्रव्यमान है। सोचिए कि सूर्य का द्रव्यमान कितना ज्यादा है। तो क्या हुआ, दूसरा पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि सूर्य का द्रव्यमान कितना है, इसकी चर्चा हो गई, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3,33,000 गुना होगा। अब 8 ग्रह में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल या किस ग्रह पे सबसे ज्यादा है? तो बृहस्पति पर है। अभी चर्चा हुआ था कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पे जो है गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा होगा। तो अगर ये याद हो गया कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, अगर बृहस्पति का सबसे ज्यादा द्रव्यमान है तो सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल भी बृहस्पति का ही होगा। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको कि बिग बैंग सिद्धांत कहते हैं। जो अभी इसके पहले बताया था कि 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पहले जो है पृथ्वी का वो ब्रह्मांड का जब विस्फोट होता है, तो ये सबसे, उसी को कहा जाता है महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो है सबसे आधुनिक सिद्धांत